हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे लिफ्ट एंड एक्सीलेटर ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस लिफ्ट एंड एक्सीलेटर ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू आपसे जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी हेल्प करेंगे। साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। इस सीरीज़ को हम 2 पार्ट या 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का जो सेशन है हमारा वो सेकंड पार्ट है। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लिफ्ट एंड एक्सीलेटर के फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को आप असेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन इज। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है वो क्या होती है? तो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन इज ए शैलो फाउंडेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। साथियों, ये जस्ट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, और जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर आप खुद से पहले आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि सारे ऑप्शन आप पढ़ के देखोगे तो हो सकता है आपको किसी न किसी ऑप्शन में कंफ्यूज रहेगी, ये भी हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो उससे क्या है कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है, वो जिज्ञासा है, वो ख़त्म हो जाएगी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है और आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। अगर आपको मेरा क्वेश्चन गलत लगता है कि इसका आंसर ये है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए अटैचमेंट टू द वॉल ऑफ द फ्लोर वेयर द स्लाइडिंग रैम मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंड्स ऑन द हाउ द प्रेशर इज अप्लाइड। तो फर्श की दीवार से जुड़ा रहता है और ऑपरेटिंग दबाव के अनुसार फिसलता हुआ रैम के ऊपर या रैम के नीचे की ओर संचालित होता है। तो ये क्या होता है कि एक सिलेंडर होता है जिसको हम जो वॉल होती है द फ्लोर की, उस पर हम अटैच कर देते हैं और या सिलेंडर को फिक्स कर देते हैं, ताकि जो हमारी जो स्लाइडिंग रूम है, जो रैम है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसा हम जिस कंडीशन में जैसा हम प्रेशर लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो रोटेट होती रहे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2, फिक्स्ड सिलेंडर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ट्रांसफॉर्मर C82 द एनर्जी इज कन्वे फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। एक ट्रांसफॉर्मर में C82 है कि ऊर्जा को प्राथमिक से माध्यमिक ऊर्जा में व्यक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द फ्लक्स। तो इन द ट्रांसफॉर्मर C82 द एनर्जी इज कन्वे फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी विद द हेल्प ऑफ द या बाय द फ्लक्स के द्वारा किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच DC मोटर इज प्रीफर्ड फॉर द एलिवेटर्स। एलिवेटर्स के लिए जो DC मोटर को प्राथमिकता दी जाती है, DC मोटर हो गया डायरेक्ट करंट मोटर। तो DC मोटर इज प्रेफरली फॉर द एलिवेटर इज द कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर इज ए डायरेक्ट करंट मोटर विच इज प्रीफर्ड फॉर द एलिवेटर्स। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर विल हैव हाईएस्ट नो लोड स्पीड। निम्नलिखित में से किस मोटर में सबसे अधिक नो लोड स्पीड होता है? तो ये होता है हमारा सीरीज मोटर के अंदर। तो सीरीज मोटर विल हैव हाईएस्ट नो लोड स्पीड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल बाय। इंडक्शन मोटर की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल बाय द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड द सप्लाई वोल्टेज बोथ। जो आपूर्ति की आवृत्ति और आवर्ती की वोल्टेज दोनों के द्वारा हम जो इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ स्टार्टिंग ए सिंगल फेज मोटर। एक सिंगल फेज मोटर को चालू करने का सबसे किफ़ायती तरीका है वो कौन सा है?
तो एक सिंगल फोर्स जो मोटर होती है उसको जो स्टार्टिंग करने का जो एक मेथड हम उपयोग करते हैं, इकोनॉमिक मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो है स्प्लिट फेज मेथड। तो स्प्लिट फेज मेथड इज़ द मोस्ट इकोनॉमिक मेथड टू स्टार्ट ए सिंगल फेज मोटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैम्पिंग वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर इज जनरली यूज। एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो डैम्पिंग वाइंडिंग जो हम यूज़ करते हैं सिंक्रोनस मोटर के अंदर वो हम इसलिए यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द नॉइज़ लेवल, या शोर के स्तर को कम करने के लिए हम डैम्पिंग वाइंडिंग इन द सिंक्रोनस मोटर में हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैकेनिज्म कॉल्ड दैट डिटेक्ट इफ एलिवेटर इज गोइंग टू फास्ट। उस कार्य प्रणाली को क्या कहा जाता है और उस जिस दोष का पता लगाया जाता है कि एलिवेटर है वो बहुत तेज चल रहा है। तो उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ओवर स्पीड गवर्नर। तो ओवर स्पीड गवर्नर इज ए मैकेनिज्म दैट विल हेल्प टू डिटेक्ट द एलिवेटर इज गोइंग टू फास्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 ओवर स्पीड गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव के विभिन्न घटक है वो कौन कौन से हैं। तो ये होता है हमारा एक डीसी मोटर होती है, एक एसी मोटर होती है, डायरेक्ट करंट मोटर और अल्टरनेटिंग करंट मोटर आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द काउंटर वेट। काउंटर वेट का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो काउंटर वेट का जो मुख्य कार्य होता है टू बैलेंस द वेट ऑफ द रोप अक्रॉस द सीव। एक पूर्ण स्लीव के रस्सियों के वजन को संतुलित करने के लिए हम काउंटर वेट करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेट एलिवेटर आर टिपिकली देन ए पैसेंजर एलिवेटर। फ्रेट एलिवेटर विशेष रूप से पैसेंजर एलिवेटर की तुलना में कैसे होते हैं। तो जो फ्रेट एलिवेटर आर टिपिकली कैपेबल ऑफ कैरिंग मोर लोड एंड लार्ज बोथ। अधिक भार ढोने में सक्षम और विशाल दोनों ही जो फ्रेट एलिवेटर में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पैसेंजर एलिवेटर। तो जो एलिवेटर जो सीढ़ी हम यूज़ करते देखा कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पैसेंजर जो एलिवेटर होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है और जो फ्रेट एलिवेटर होती है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अगर कोई लोड का सामान या कोई ज़्यादा वजन है तो उसको कैरी करने के लिए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाने के लिए हम फ्रेट एलिवेटर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिवेटर दैट वर्क विद केबल एंड व्हील्स आर समटाइम कॉल्ड। वे एलिवेटर जो केबल और व्हील की मदद से कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये कहलाते हैं हमारे ट्रैक्शन एलिवेटर। तो ट्रैक्शन एलिवेटर दैट वर्क विद केबल एंड व्हील दैट इज समटाइम कॉल्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए वी बेल्ट C132 द एंगल बिटवीन द साइड इज। एक वी बेल्ट में C132 पर साइड के बीच के कितने डिग्री का कोण होता है। तो इन द वी बेल्ट C132 द एंगल बिटवीन द साइड इज 30 डिग्री। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिवेटर कैबिनेट shall the complete enclose the only permissible opening being are the car door and elevator। जो कैबिनेट होते हैं उनमें पूर्ण रूप से बंद रहेगा, केवल स्वीकृत खुला भाग कार का दरवाज़ा होगा। तो कोई भी कैबिनेट हो या एलिवेटर का जो कैबिनेट हो वो क्या क्या चीज़ें अपने अंदर रखता है। एक तो कार डोर होगा, उसके अंदर एक इमरजेंसी ट्रैप डोर होगा, एक वेंटिलेशन अपर्चर होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। तो द एलिवेटर कैबिनेट शैल बी कम्प्लीटली एनक्लोज द ओनली परमिजिबल ओपनिंग बीइंग आर द कार डोर एंड इमरजेंसी ट्रैप डोर एंड वेंटिलेटिंग अपर्चर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्किंग पीरियड ऑफ द लिफ्ट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द लिफ्ट टू द। लिफ्ट के कार्य करने की जो अवधि लिफ्ट की डैश ऊंचाई के अनुपात में होती है। तो ये होती है वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट। तो वर्किंग पीरियड ऑफ द लिफ्ट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द लिफ्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट।
तो जो हाइट है लिफ्ट की और वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट है वो हमारी कहलाती है वर्किंग पीरियड ऑफ द लिफ्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द पुली आर कनेक्टेड विद स्लाइड रैम एंड, जो घिरनियाँ हैं घिसने वाली रैम और किससे जुड़ी होती है, तो पुली आर कनेक्टेड टू द स्लाइडिंग रैम एंड द फिक्स सिलेंडर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टीमीटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर ट्रबल शूटिंग बिकॉज, समस्या के समाधान के लिए मल्टीमीटर बहुत उपयोगी है क्योंकि। तो मल्टीमीटर के द्वारा हम क्या क्या चीज़ को मेजर कर सकते हैं, तो मल्टीमीटर इज़ मोस्टली यूज फॉर ट्रबल शूटिंग बिकॉज कैन टेस्ट द कंटिन्यूटी, निरंतरता की जांच कर सकता है, कैन मेजर द वोल्टेज, वोल्टेज भी माप सकता है, और कैन मेजर द रेजिस्टेंस, तो इसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज तीनों चीज़ों को माप सकते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रेमेडी ऑफ फ्यूज बर्निंग, फ्यूज के जलने का क्या उपाय है। तो फ्यूज के जलने का एक मेन उपाय, अगर फ्यूज जल गया तो जनरली फ्यूज अगर जल गया तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस द फ्यूज विद द सेम रेटिंग एज न्यू वन। तो जितनी देखा होगा कि आपने फ्यूज के ऊपर रेटिंग होती है, तो जिस रेटिंग का फ्यूज जला है तो उसी रेटिंग का फ्यूज हमें लगाना है। तो दैट इज़ फ्यूज जलने का जो मेन उपाय है, तो रिप्लेस करना है फ्यूज को और वही फ्यूज लगाना है उतनी रेटिंग का जो कि फ्यूज हुआ है या डिफ्यूज हुआ है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूसिंग द करंट इन द कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। तो मैग्नेट और कॉइल की जो रिलेटिव मोशन होती है उसके द्वारा हम एक करंट को प्रोड्यूस करते हैं कॉइल के अंदर, तो वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस द इंड्यूस करंट इन द कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। चुंबक और कुंडली के बीच में सापेक्षित गति के कारण कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरण विद्युत धारा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो कहलाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन द पैरेलल देन द ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बी। दो प्रतिरोध है जो R1 और R2 उनको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उनका जो समग्र प्रतिरोध है वो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। तो दो रेजिस्टेंस है जो उनको पैरेलल में जोड़ा गया, तो पैरेलल का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालते हैं हम, RO से डिनोट कर देता हूँ मैं ओवरऑल रेजिस्टेंस को, तो ये होता है हमारा 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे R1 R2, यहाँ हो जाएगा हमारा R2, यहाँ हो जाएगा हमारा R1। तो जो इसके बाद क्या कर देंगे, ये क्या है कि रेसिप्रोकल में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें तो RO की वैल्यू चाहिए कि रेजिस्टेंस ओवरऑल। तो रेजिस्टेंस ओवरऑल निकालने का जो निकालेंगे हम क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये वैल्यू क्या है कि रिवर्स हो जाएगी। तो जो निकल के आएगा R0 R ओवरऑल जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डेल्टा कनेक्शन कंटेन द 3 equal impedance of 60 ohm. The impedance of the equivalent star connection for each star load will be। एक डेल्टा कनेक्शन में 60 ओम का 3 समान प्रतिरोध या प्रतिबाधा शामिल है, तो प्रत्येक स्टार भार के लिए बहुतुल्य संयोजन की जो प्रति इकाई है वो क्या होगी। तो जो टोटल इम्पीडेंस कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा 60। तो टोटल इम्पीडेंस 60 है और इसमें कितने कनेक्शन किए गए, 3 समानांतर बाधा में डिवाइड किया गया, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो राइट आंसर हमारा निकल के आएगा 20 ओम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थिंग और ग्राउंडिंग इज। अर्थिंग और ग्राउंडिंग का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्थिंग इज मेनली टू प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस पॉसिबल टू द ग्राउंड। भूमि को यथासंभव निम्नतम प्रतिरोध प्रदान करना, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्थिंग या ग्राउंडिंग का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एनी सर्किट या एनी एसी सर्किट ऑलवेज, किसी भी जो अल्टरनेटिंग करंट जो सर्किट होता है वो क्या रखता है, तो एन एसी
सर्किट ऑलवेज कंसिस्ट द अपेरेंट पावर इज मोर देन द एक्चुअल पावर। जो आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति से अधिक होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द मेटल टू बी वेल्डेड कनेक्टेड टू ईच अदर इन स्पोर्ट वेल्डिंग। स्पोर्ट वेल्डिंग में वेल्ड किए जाने वाले धातु को एक दूसरों के साथ कैसे जोड़ा जाएगा। तो ये जोड़े जाते हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक प्रेशर। यांत्रिक दबाव के द्वारा दो मेटल को आपस में कनेक्ट किया जाता है इन द स्पोर्ट वेल्डिंग में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज is the cause and effect behavior in speed control is correct when the field resistance is increased। क्षेत्र के प्रतिरोध में वृद्धि करने पर गति के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा कारक और प्रभाव और व्यवहार सही है। तो ये होता है इंक्रीज इन द ईएमएफ। तो अगर ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो इंक्रीज इन द ईएमएफ इज द मेन कोज एंड इफेक्ट बिहेवियर इन द स्पीड कंट्रोल is correct when the field resistance is increased। So right answer is option 3। Next question is which transformer is more feasible to use in the distribution ends। वितरण अंत में उपयोग किए जाने के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर है वो अधिक व्ययकार्य होता है। तो ये होता है हमारा डेल्टा स्टार। तो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर इज मोर फिजिबल टू यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज इजीली अप्लीकेबल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द स्क्वायरल केस इंडक्शन मोटर। जो स्क्वायरल केस इंडक्शन मोटर के गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का इस्तेमाल है वो आसानी से किया जाता है। तो ये किया जाता है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ द स्टार्टर पोल। जो स्थिर ध्रुवों की संख्या को बदलकर हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं द स्पीड ऑफ द स्क्वायरल केस इंडक्शन मोटर की। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इन द इंडक्शन मोटर इज। एक इंडक्शन मोटर में रोटर विद्युत धारा की जो आवृत्ति है वो क्या होती है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इन एन इंडक्शन मोटर इज द स्लीप टाइम द फ्रीक्वेंसी टू बी सप्लाई। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट कंट्रोल फॉर एन इलेक्ट्रिक ड्राइव इज। एक इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण है। तो द बेस्ट कंट्रोल फॉर द इलेक्ट्रिक ड्राइव इज द 4 क्वाड्रेंट कंट्रोल। तो 4 क्वाड्रेंट कंट्रोल है वो बेस्ट कंट्रोल है इलेक्ट्रिक ड्राइव के अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। Next question is a panel mounted in the car containing the car operating control such as the call register button, door open and close button, alarm emergency stop and whatever all button or key switches are required are operationally called। तो उनको हम क्या बोलते हैं। तो इनको हम बोलते हैं गाइड शू। तो जैसे कि हमारे जो रजिस्टर पुश बटन है या डोर को ओपन करने क्लोज करने के लिए जो बटन है, इमरजेंसी के जो बटन है, जो फायर अलार्म के जो बटन होते हैं, तो इनको जो स्विचेज है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द गाइड शू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल ऑफ द लिफ्ट फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग एट ईच फ्लोर इज ऑब्टेन थ्रू ए सेट ऑफ। प्रत्येक मंजिल पर शुरू करने और रोकने के लिए लिफ्ट को नियंत्रण निम्नलिखित सेट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पुश बटन एंड द लिमिट स्विच। पुश बटन और लिमिट स्विच है जनरली देखा होगा कि आपने लिफ्ट के अंदर या किसी भी जो CNC मशीन होती है वैसी मशीन नहीं होती उनके अंदर हम यूज करते हैं। तो कंट्रोल ऑफ द लिफ्ट फॉर द स्टार्टिंग और स्टॉपिंग एट ईच फ्लोर इज ऑब्टेन थ्रू ए सेट ऑफ द पुश बटन एंड द लिमिटिंग स्विच। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग दीज डोर विच पिक्चर इज ऑफ कोलैप्सिबल टाइप। इन दरवाजों के बीच में कौन सा जो सिमटने वाला एक प्रकार का दरवाजा है। तो दरवाजे दिखाए गए 4 पिक्चर दी गई है। तो जो दरवाज़ा सिमटने वाला जो दरवाज़ा है वो है ऑप्शन 4 में। जैसा कि आपने देखा होगा कि इसमें जालियाँ लगी होती हैं, जालियों को ऐसे मूव करके हम जो उनको दरवाजे को हम खोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ द टोटल टाइम फॉर द वन ऑपरेशन एंड द वर्किंग पीरियड ऑफ द लिफ्ट नोन एज। एक परिचालन के लिए कुल समय और लिफ्ट के कार्य करने के अंतर को क्या कहते हैं? तो जो डिफरेंस बिटवीन द आइडियल टाइम ऑफ वन ऑपरेशन एंड द वर्किंग पीरियड ऑफ द लिफ्ट इज नोन एज द आइडियल पीरियड या निष्क्रिय अवधि इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूड विद कंट्रोल पैनल्स। कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? जो कंट्रोल पैनल में जो चीज़ हम सामग्री करते हैं वो होता है इंस्टॉलेशन एंड द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, स्थापना और परिचालन के निर्देश है कि कंट्रोल पैनल को कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या उसको ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम है या कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो दी जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द एलिवेटर स्पीड व्हेन द मैनुअल लोअरिंग वाल्व इज ओपनड। मैनुअल लोअरिंग वाल्व को खोलने के लिए एलिवेटर की गति है वो क्या होती है? तो वो होती नॉट टू बी एक्सीड द 30 fpm। 30 fpm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज यूज इन इंडिया इज, और उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? तो भारत में इस्तेमाल होने वाली जो AC वोल्टेज का परिमाप और उसकी आवृत्ति है वो कितनी होती है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द AC वोल्टेज यूज इन इंडिया इज 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो ये आंसर है वो गलत है। इसका जो करंट का आंसर है वो है हमारा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो दो जो मैग्नेटिक का जो मैग्नीट्यूड होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में जो लाइट आ रही है उसकी जो वोल्टेज होती है वो होती है 220 वोल्ट और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द कंडीशन R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 इज सेटिस्फाई, देन द करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जो ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज। जब ऐसी स्थिति आ जाती है जो R1 बाई R2 का जो रेशियो है वो R3 बाई R4 के रेशियो को बराबर हो जाता है तो संतुष्ट किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वो कितना होता है? तो उसकी जो वैल्यू होती है एट दिस कंडीशन वो वैल्यू होती है 1। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो वैल्यू दिखाएगा वो कितनी दिखाएगा? 1 दिखाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन। गैल्वेनोमीटर में जो करंट की वैल्यू दिखाएगा मतलब एक व्हीटस्टोन ब्रिज है वो फुल्ली सेटिस्फाई हो गया है तो जो वैल्यू दिखाएगा करंट की गैल्वेनोमीटर में वो दिखाएगा हमारी 1 ओम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास ऑफ ए सब्सटेंस विच हैज़ बीन प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इज। पदार्थ की द्रव्यमान जिसका उत्पादन इलेक्ट्रोड पर किया जाता है वह गुजरने वाले विद्युत धारा के परिमाप के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। तो यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ। जो फैराडे का जो फर्स्ट नियम है वो ये कहता है कि द मास ऑफ द सब्सटेंस दैट या विच हैज़ बीन प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्थिंग और ग्राउंडिंग इज। अर्थिंग और ग्राउंडिंग का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? तो अर्थिंग का जो या ग्राउंडिंग का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है टू प्रोवाइड द लो रेजिस्टेंस पॉसिबल टू द ग्राउंड, यथासंभव भूमि को न्यूनतम प्रतिरोध प्रदान करना। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एनी AC सर्किट ऑलवेज। किसी भी परिपथ में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें क्या होता है? तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द अपरेंट पावर इज मोर देन द एक्चुअल पावर। तो AC सर्किट में जो अपरेंट पावर होती है उसकी वैल्यू जो एक्चुअल पावर है उससे ज़्यादा होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर्स करंट इन एन डायोड इज द ऑर्डर ऑफ। एक डायोड में विपरीत धारा है वो किस क्रम में होती है? तो द रिवर्स करंट इन ए डायोड इज द ऑर्डर ऑफ द माइक्रोन एम्पियर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेमोरी दैट इज कॉल्ड ए रीड राइट मेमोरी। तो ऐसी कौन सी मेमोरी जिसको हम रीड राइट मेमोरी कहते हैं? तो ये हमारी रैम है। तो रैम क्या होती है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे जो हमारी मेमोरी है वो क्या है कि रीड राइट मेमोरी है।
जिसके अंदर हम पढ़ भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इंडक्शन मोटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इज। एक इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है। तो इन इंडक्शन मोटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर इज स्लीप टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बेस्ट कंट्रोल फॉर द इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए या इलेक्ट्रिक डिवाइस जो भी होता है या इलेक्ट्रिक ड्राइव है उसके लिए जो सबसे संपूर्ण जो कंट्रोल है वो क्या है। तो बेस्ट कंट्रोल फॉर द इलेक्ट्रिक ड्राइव इज़ द 4th क्वाड्रेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पैनल माउंटेड इन ए कार कंटेनिंग द कार ऑपरेटिंग कंट्रोल सच एज द रजिस्टर बटन, पुश बटन, डोर ओपन क्लोज, अलार्म, इमरजेंसी स्टॉप एंड वट एवर ऑल द buttons or the key switches are required as operational is called। तो ऐसे बटन को हम क्या कहते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं गाइड शू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रोल ऑफ लिफ्ट फॉर द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग एट ईच फ्लोर इज ऑब्टेन थ्रू ए सेट ऑफ। प्रत्येक फ्लोर पर लिफ्ट के रुकने और आगे बढ़ने के लिए एक सेट के माध्यम से किसको नियंत्रित किया जाता है। तो ये कब लिफ्ट को रोकना है, कब चलाना, तो ये किसकी हेल्प से होता है। ये होता है पुश बटन और लिमिटिंग स्विच की हेल्प से। तो कंट्रोल ऑफ द लिफ्ट फॉर द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग एट ईच फ्लोर इज ऑब्टेन्ड थ्रू ए सेट ऑफ द पुश बटन एंड द लिमिट स्विच। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेल्ट मेनली स्लिप ड्यू टू। जो बेल्ट है मुख्य रूप से फिसलती है। तो देखा होगा कि जो आटा चक्की होती है, जो मोटर के साथ आटा चक्की को कनेक्ट किया जाता है तो बेल्ट से चढ़ाया जाता है। या फिर हम जो भी ज्वार बाजरा वगैरह की जो भैंसों को जो भूसा खिलाया जाता है गंडा से जो काटते हैं उसके द्वारा भी जो बेल्ट का उपयोग किया जाता है। मतलब ड्राइवर और ड्रीवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पावर पहुँचाने के लिए हम बेल्ट का जनरली उपयोग करते हैं। तो अगर बेल्ट को हमने सही से नहीं लगाया हुआ है या बेल्ट को मिस अलाइन लगा दिया था उसकी वजह से क्या है कि जो बेल्ट स्लीपेज होने के चांसेस होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियल पीरियड ऑफ द लिफ्ट इज द। एक लिफ्ट के लिए निष्क्रिय अवधि है वो क्या है। तो आइडियल पीरियड ऑफ द लिफ्ट इज द डिफरेंस ऑफ द टोटल टाइम इन वन ऑपरेशन एंड द वर्किंग पीरियड ऑफ द लिफ्ट। संचालन और लिफ्ट के कार्य अवधि के लिए कुल समय का जो अंतर है वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है हमारा आइडियल पीरियड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड विद कंट्रोल पैनल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल पैनल में शामिल होता है। तो कंट्रोल पैनल में जो शामिल होता है वो होता है हमारा इंस्टॉलेशन ऑन द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। कैसे इसको इंस्टॉल करना है और कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो ये स्थापित करना और संचालित करने के जो दिशा निर्देश होते हैं वो इंक्लूड होते हैं इन द कंट्रोल पैनल्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद।